चलिए, आपने सुना, अगर आप देखें मैनेजमेंट को बातचीत करते हुए, लेकिन अब यहाँ से अब हम विषय बदलते हैं और एक बार मार्केट्स इंडिसेस देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं बातचीत में। 17,220, निफ्टी 173 पॉइंट नीचे 36,280, ये इस वक्त निफ्टी बैंक का स्तर है। और अब बातचीत करते हैं, इस खास बातचीत में राहुल अरोड़ा हमारे साथ मौजूद हैं, CEO निर्मल मार्केट्स एक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के। राहुल, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। राहुल, वाकई अगर आप देखें बहुत टर्बुलेंस फेज से गुजर रहे हैं हम, इन द मिड ऑफ वॉर, स्टिल इन द मिड ऑफ वॉर। लेकिन अब फेड की तरफ से अगर आप देखें ये जो बात कही गई, या फिर अगर आप देखें जो इंडिकेशंस आ रहे हैं कि मई में जो रेट हाइक होगा वो लगभग 50 बेसिस पॉइंट का, आज इंडियन मार्केट्स उस पर रिएक्ट करते हुए, लेकिन आप पूरे अगर आप देखें इस सिनेरियो को, स्थिति को कैसे आंक रहे हैं और यहाँ से अभी डाउनसाइड रिस्क कितना नजर आ रहा है आपको? गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन। तो जैसे आपने बहुत सही तरीके से कहा कि जो डेटा पॉइंट्स हैं वो ऑलरेडी प्ले आउट हो रहे हैं, लेकिन अननोन नहीं है। अब अगर आप मार्केट में देखेंगे यूएस यील्ड्स के हिसाब से भी, तो कहीं ना कहीं फैक्टर इन हो गया कि ये 2022 में 1% तक की तो रेट हाइक हो जाएगी। तो आई थिंक बाकी के जो 8 महीने बचे हैं उनमें शायद वो हो भी जाए 1 से 1.25%। तो आई थिंक यहाँ से इंक्रीमेंटली अगर ज्यादा हॉकिश हो गई तो बात बनती है, बट आई थिंक ऑन करंट एविडेंस मुझे नहीं लगता कि वो एक फ्रेश डेटा पॉइंट है। दूसरी बात, आपने वॉर की चर्चा की, ऑब्वियसली हमारा जो रिजल्टेंट इम्पैक्ट है वो कमोडिटी प्राइसेस पे है। पर अगर आप देखेंगे कुछ 3 हफ्ते पहले क्रूड 135 तक भी चला गया था, अभी ऑलमोस्ट 105 और 115 के बीच में होवर कर रहा है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो वी आर बेटर ऑफ देन वी वर 3 वीक्स बैक, वी आर स्टिल वर्स ऑफ देन व्हाट वी वर 3 मंथ्स अगो। बट आई थिंक जिस तरह से कंपनीज प्राइस इंक्रीजेस ले रहे हैं और डिमांड पे फिलहाल कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं दिख रहा है मुझे, आई थिंक मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि द वर्स्ट इज बिहाइंड अस। ऑब्वियसली अगले 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स थोड़े सोमबर आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इसका इंपैक्ट होगा। लेकिन जैसे हम कहते हैं कि यू बाय गुड कंपनीज इन बैड टाइम्स, तो मुझे लगता है कि ये जो मौका आपको बाजार देता है जब 16,500 और 17,000 के बीच के रेंज में आ जाता है, वहां पे खरीदारी का एक बहुत ही अच्छा मौका आपको मिल सकता है। और हो सकता है कि जब निफ्टी 18 साढ़े 18,000 के पास चले जाए, आप वहां पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये साल का रेंज जो है ये शायद 16 साढ़े 16 से लेके 18 साढ़े 18 के बीच में जाएगा। नीचे की तरफ आप खरीदारी कीजिए, ऊपर की तरफ आप थोड़ी बिग वाली प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। पर मुझे लगता है कि साल भर डिस्पाइट द कंसर्न्स यू मेंशन्ड आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, यानी जब 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 आप राहुल एक रेंज एस्टेब्लिश कर रहे हैं और आप ये भी कह रहे हैं कि आपको अपॉर्चुनिटीज बार बार मिलेंगी, इस अपॉर्चुनिटी शब्द का इस्तेमाल होते ही साथ मेरे जहन में जो सेक्टर सबसे पहले आ रहा है, दैट्स निफ्टी आईटी। माफ कीजिएगा, निफ्टी आईटी। इस साल का डिप देखिए राहुल, मेरे ख्याल से इस बात को तो मैं बिल्कुल खुल के कह सकता हूं कि अपने एंटायर करियर के, अपने रीसेंट करियर के सबसे सब्सटेंशियल डिप्स में था आईटी का ये डिप। आपने कैसे रीड किया इस डिप को? और कुछ अर्निंग्स देखने के बाद और कुछ मिड कैप आईटी अर्निंग देखने के बाद, क्या एट 32,556 32,556 के इंडेक्स के लेवल पर आप इंटरेस्टेड हैं आईटी को खरीदने में इस वक्त? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड आई थिंक अगर आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट में लें कि लॉकडाउन जब शुरू हुआ था मार्च 2020 में, और वहां से अगर आप प्लॉट करें, ये जो रीसेंट फॉल हुआ है उसको इग्नोर कर दीजिए, आप प्लॉट कीजिए कुछ 18 से 20 महीने लॉकडाउन से, तो आप देखेंगे कि जो आईटी इंडेक्स था वो प्रतिशत में ऊपर नहीं गया था। इट वेंट अप मेनी टाइम्स। ऐसा नहीं है कि स्टॉक्स 50%, 70%, 80% ऊपर गए थे। स्टॉक्स जो है 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना बढ़ चुके थे। और मैं ज्यादातर मिड कैप्स की बात कर रहा हूँ, लार्ज कैप्स में भी काफी हद तक स्टॉक्स डबल हो चुके थे और उससे ज्यादा। आप परसिस्टेंट देख लीजिए, एलटीआई, कोफोर्ज, हैप्पीएस्ट माइंड, जैसे बहुत सारे नाम हैं जो 4, 5, 6 गुना बढ़ चुके थे। मेरे हिसाब से उस तरह की जो रीरेटिंग थी वो नामुमकिन थी वहां से होना। तो जिस तरह से अंडर परफॉर्मेंस ऑफ लेट आई है वो लाजमी भी है। इट इज नॉट दैट ये कंपनीज कुछ खराब कर रहे हैं, पैसा इतना आसानी से बन चुका था इस सेक्टर में, और इतना बन चुका था क्योंकि अगर आप कोई भी फंड मैनेजर से बात करें जो आईटी पॉजिटिव था, he has outperformed anyone who was overweight on banks or energy or metals or anything of that sort. और इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि एनर्जी और मेटल्स में तेजी नहीं है, बहुत आई थी, उसके बावजूद आईटी ने आउट परफॉर्म किया था। तो आई एम नॉट सरप्राइज कि आईटी का रीसेंट अंडर परफॉर्मेंस है। मुझे लगता है कि यहां से रेस्ट ऑफ द ईयर भी आईटी अंडर परफॉर्म ही करेगा। आई एम नॉट सेइंग नेगेटिव रिटर्न्स देगा, लेकिन अंडर परफॉर्म करेगा। हो सकता है कि इन्फोसिस आपको यहां से 15% के रिटर्न्स दे दे, लेकिन कुछ और आपको 25% दे देगा। तो मुझे लगता है कि आईटी पे इस वक्त अंडरवेट रहना बेटर होगा। अगर आप फिर भी आईटी में खेलना चाहें तो आप वैल्यूएशन गेम खेलिए।
जहां पे स्टॉक्स जो इन्फोसिस टीसीएस के मुकाबले थोड़े सस्ते हैं, वहां पे आप थोड़ा निवेश कर सकते हैं, जैसे एचसीएल टेक्नोलॉजीज या टेक महिंद्रा हो गए, जहां पे अभी भी वैल्यूएशन गैप काफी सब्सटैंशियल है। तो मुझे लगता है कि एज अ पोर्टफोलियो पोजिशनिंग आपको अंडरवेट रहना चाहिए, क्योंकि बहुत पैसा बन चुका था। मुझे लगता है एब्सोल्यूट और रिलेटिव बेसिस पे अंडर परफॉर्म करेंगे, पर फिर भी अगर आपको पैसा डालना है तो आई वुड प्ले द वैल्यूएशन गेम इन नेम्स लाइक एचसीएल टेक एंड टेक महिंद्रा। अच्छा राहुल, आप जुड़ रहे थे उससे पहले मुझे बताया गया तो पावर कट हो गई साउथ मुंबई में। पावर कट हो गई थी क्या सुबह सुबह? जी हो गई थी, इसीलिए मेरा थोड़ा वाईफाई का इशू था और आई अपोलोजाइज फॉर हैविंग लॉग्ड इन। ना कोई इशू नहीं, तो मतलब कोल की शॉर्टेज वाकई दिक्कत है। पावर स्टॉक्स रडार पे है क्या आपके? हाँ जी, नहीं, इट्स अ लेजिटिमेट पॉइंट आशीष जी, आई थिंक, बट जैसे मैंने कहा, मुझे लगता है कि ट्रांजिएंट होगा। जो मिनिस्टर है उन्होंने भी कोल इंपोर्ट करने की बात कही है, बट मुझे लगता है कि ये सारे जो इश्यूज हैं ये 3 से 6 महीने के इश्यूज हैं और ये सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो अगर आप पावर सेक्टर की तरफ भी देख रहे हैं, जिनके बैलेंस शीट थोड़े ज्यादा तगड़े हैं, ऑफ कोर्स एनटीपीसी तो इज ऑलमोस्ट आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या रिजल्ट्स आएंगे। टाटा पावर, टोरेंट पावर, दीज आर सम वेरी गुड नेम्स। आप आशीष जी, आपको मालूम होगा रिसेंटली एक बहुत बड़ी डील हुई है इस सेक्टर में अर्लियर दिस वीक एज वेल। तो फॉरेनर्स का भी काफी रुचि है इस सेक्टर में, पर मुझे लगता है कि ये चीजें ट्रांजिएंट है। जिनकी बैलेंस शीट अच्छी है आप डेफिनेटली इनमें निवेश कर सकते हैं, क्योंकि आई थिंक ये सारे स्टॉक्स आपको 18 से 20% की रिटर्न ऑन इक्विटी दे सकते हैं, जो कि आई थिंक इन दीज टाइम्स इज क्वाइट अ फिनोमिनल रिटर्न। राहुल, आपकी मार्केट की पकड़ अपनी जगह, हम सब आपको बहुत पहले से जानते थे उस एफएमसीजी की पकड़ के लिए खास तौर पे, और एफएमसीजी स्टॉक्स में क्या आउट ऑफ फ्लेवर चलेगा बिल्कुल। खैर अपनी अपनी हेडविंड्स होंगी, इश्यूज होंगे। वो 2800 का एचयूएल अभी भी 2100-2200 के जोन्स पर। आप लोग निर्मल बंग में इस समय कुछ सिलेक्टिवली एफएमसीजी स्टॉक एक्यूमुलेट कर रहे हो, या अभी और वीकनेस है, अभी और समय रहेगा इनको प्रेशर में? आशीष जी, ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है आंसर करना, क्योंकि डेटा पॉइंट्स बहुत कंफ्लिक्टिंग है। क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि पिछले 3-4 साल से, थैंक गॉड फॉर दैट, कि हमारे मॉनसून अच्छे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी रूरल स्पेंडिंग उतनी नहीं हो रही। तो मुझे लगता है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, जो सिटीज में काम कर रहे थे और जिन्होंने वापस रिलोकेट कर दिया है उनके विलेजेस में बिकॉज ऑफ कोविड, आई थिंक वो पूरे अब तक वर्कफोर्स में नहीं आए। तो आई थिंक जो हम पूरी जो रूरल इकोनॉमी की बात करते हैं, जब रूरल इकोनॉमी, ये भी होता है आशीष जी की एक रेमिटेंस होती है। तो इफ आई हैव एन एम्प्लॉय वर्किंग इन ताज और ओबरॉय हियर फॉर एग्जांपल, और वो घर अपने पैसे भेजता था एंड ही इज आउट ऑफ अ जॉब, तो उसका एक इंपैक्ट आता है रूरल में, क्योंकि वो रूरल में काउंट हो जाता है। तो आई थिंक एग्रीकल्चरल साइड इज डूइंग ओके, पर जो नॉन एग्रीकल्चरल रूरल इनकम है उस पर बहुत दबाव पड़ा है। और एफएमसीजी जो आप देखते हैं, सारी कंपनीज, जैसे आपने कहा कुछ कंपनीज का आपने जिक्र किया, लीवर वगैरह, सारे जो है 40 to 60% उनकी जो रेवेन्यू है, जिस कंपनी को भी आप उठा के देखें, वो रूरल से आती है। तो जब तक ये रूरल कंजम्पशन वापस नहीं आती, मुझे लगता है वॉल्यूम ग्रोथ कुड बी अ बिट ऑफ अ चैलेंज मेरे हिसाब से। हालांकि अगर आपके पास पेशेंस है, क्योंकि ये सेक्टर, जैसे आपने बहुत करेक्टली पॉइंट आउट किया, काफी हद तक अंडर परफॉर्म कर चुका है। अगर आपके पास पेशेंस है तो मैं आज भी कहूंगा कि आप कुछ नामों में अभी भी एंट्री कर सकते हैं। नेम्स लाइक डाबर, मैरिको, हिंदुस्तान लीवर आर वेरी हाई क्वालिटी, वेरी क्लासी कंपनीज। इट्स गोइंग थ्रू अ बैड पीरियड, ये वापस आएंगे, बट ये आपको हो सकता है कि अगले 6-8 महीने तक थोड़ा और फ्रस्ट्रेट करें बिफोर दे स्टार्ट डूइंग वेल। Ashish ji, don't forget, when the lockdown started, along with IT, it was pharma and FMCG that was the first leader of the market. ये काफी हद तक स्टॉक्स, आई थिंक लीवर जैसे आपने पॉइंट आउट किया, ऑलमोस्ट 2800 प्लस तक गया था। तो एक पीरियड आता है कंसोलिडेशन का, बट गुड कंपनीज आर बॉट इन दीस टाइम्स। सो आई एम अ लिटिल कंसर्न्ड अबाउट द नेक्स्ट 3 to 6 months, बट मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लूंगा। और जो 3 नाम मैंने कहे, डाबर, मैरिको और लीवर, मुझे लगता है कि इनमें अगर आप आज निवेश करेंगे और थोड़ा पेशेंटली बैठेंगे, आपका इसमें पैसा बन सकता है। 6 months of pain, but after that gain. आई थिंक एफएमसीजी में आप देखें, आप ये थीम लेके चल सकते हैं। राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। समय का थोड़ा अभाव था, वरना आपसे अगर आप देखें बातचीत थोड़ी सी और होती। बहुत बहुत शुक्रिया।